Hello students, welcome back in our chapter Nazism and Rise of Hitler. नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इस चैप्टर में हमने कल की क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि एक 11 साल का बच्चा था हेलमट नाम का, और उसके पिता जो है वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, उसका रीजन भी उसको ज़्यादा समझ नहीं आता है, लेकिन इतना वो अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुनता है कि उन्होंने जो लोगों के साथ किया है, ज्यूज के साथ और क्रिपल्ड लोगों के साथ जो किया है, वैसा ही अब उनके साथ होगा। और वो बच्चा जो है इतना डर जाता है कि आने वाले 9 साल तक अपने घर पर खाना भी नहीं खाता है। उसको ये भय रहता है कि मेरी माँ मुझे जहर देकर मार देंगी। ठीक है, और इसी सेम फेट को प्राप्त करता है कौन, हिटलर। हिटलर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि जिस तरीके से हेलमट के पिताजी जो हैं वो एडोल्फ हिटलर के लिए और नाजियों के लिए काम करते थे, उसी तरीके से अगर हेलमट के पिता का ये नतीजा होता है तो सेम फेट जो है हिटलर का होना था। तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि हिटलर जो है उसने जो है पूरे वर्ल्ड के, हम मान सकते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा सफरिंग्स दी थी, और इस वजह से हिटलर का भी नतीजा यही होना था। उसको हिटलर जो है उसको सरेंडर करना पड़ा था, किसको, अलाइज पावर को। और अलाइज पावर को सरेंडर करने के बाद जो है उसने क्या किया, सुसाइड कमिट किया अपनी फैमिली के साथ और अपने असिस्टेंट के साथ। तो ये हमने कल की क्लास में देख लिया था कि किस तरीके से हिटलर जो है उसने 1945 में मई में जो है सरेंडर किया अलाइज को, और उसके बाद जो है उसको उम्मीद, पहले से ये उम्मीद थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। इस वजह से अपने मिनिस्टर गॉबेल्स के साथ पूरे परिवार ने कलेक्टिवली सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। कहाँ, अप्रैल में बर्लिन बंकर में। तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। और इन्हीं नाजियों के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है वह न्यूरेमबर्ग में स्थापित किया गया था, ताकि ये लोग जो हैं, नाजी लोग जो हैं, जिन्होंने जो जनता पर अत्याचार किए थे, उनका हिसाब किया जा सके। पीस के विरुद्ध, ये जो नाजी जो थे, इन्होंने पीस के विरुद्ध जो गड़बड़ की थी, ठीक है, या वार क्राइम्स या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो किया था, उसके लिए इनको क्या करना पड़ा, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है उसकी स्थापना करनी पड़ी। और ये हमने कल की क्लास में देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अलाइज कौन थे, न्यू वर्ड्स में अगर हम देखें तो द अलाइड पावर्स वर इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस। अलाइड पावर जो थी, यानी जिनको हम मित्र राष्ट्र भी कह सकते हैं, ये जो थे, ये कौन थे, शुरुआत में इनका नेतृत्व कर रहे थे यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी रसिया और फ्रांस, सॉरी, यूके ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम आ गया आपका पूरा, और फिर फ्रांस आ गया। इन 1941 दे वर जॉइंड बाय, और 41 में यूएसएसआर, ये आ गया आपका सोवियत रसिया, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और फिर सोवियत अमेरिका जो है, यूएसए जो है, ये दोनों शामिल हो जाते हैं। दे फॉट अगेंस्ट द एक्सिस पावर्स, नेमली जर्मनी, इटली एंड जापान। अब हमारे पास बार बार दो नाम आएंगे, अलाइड पावर्स, अलाइज और एक्सिस पावर्स। इसको अलाइड पावर्स भी बोला गया है। तो इस बात का ध्यान आप रखें, अलाइड पावर में यूके, फ्रांस, फिर यूएसएसआर, और उसके बाद जो है आपका आ जाता है यूएसए। और इसमें एक्सिस पावर्स में धुरी राष्ट्र जिनको कहा गया, इसमें जर्मनी, फिर इटली और फिर जापान। और आपने सुना हुआ होगा कि
सेकेंड वर्ल्ड वार में इन दोनों के बीच में आपस में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में यूएसए जो है इसने क्या किया था, एटम बॉम्ब डाला था जापान पर, एटम बॉम्ब डाला था नागासाकी और हिरोशिमा पर। ठीक है, इसके बाद जो है ये एक्सिस पावर्स जो थे इनको क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। किसको, अलाइज पावर को। तो ये जर्मनी का जो है कौन था, नाजीज थे। और ये नाजीज में कौन थे, एडोल्फ हिटलर। ये हिटलर जो है ओवर एम्बिशियस पर्सन था और ये क्या करना चाहता था, ये जर्मनी को माइटी पावर जो है वो बनाना चाहता था, जिसके चलते इसने क्या किया था, वहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। क्रिपल्ड लोग जो थे उनको भी इसने मौत के घाट उतार दिया था और बहुत से जो यहूदीज यानी ज्यूज जो थे उनको भी मार गिराया था। यहाँ तक कि कुछ पोलिश सिविलियंस जो थे उनको भी मार दिया। और कहने का मतलब ये है कि लाखों करोड़ों लोगों को हिटलर ने मरवा दिया था। ठीक है, तो अब ये नाम जो है ये ध्यान में रखने हैं आपको, एक्सिस पावर कौन है, अलाइज पावर कौन है। क्वेश्चन में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि हुआ नॉन एज अलाइज पावर्स या हुआ नॉन एज एक्सिस पावर्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, जर्मनी, इटली और जापान ये छोटे वाले कंट्री जो हैं ये एक्सिस पावर थे। और जो आज भी पावरफुल कंट्रीज हैं इनमें चाइना को छोड़कर ये चारों जो है क्या थे, अलाइड पावर थे। ठीक है, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ये हिटलर की डायग्राम है, इसके साथ जो है गॉबेल्स है और सेंटर में हिटलर है, लेफ्ट में गॉबेल्स है। ये अपने ऑफिशियल मीटिंग को छोड़कर जा रहे हैं 1932 में, उस टाइम की फोटो है ये। ठीक है, आज हमें जो है यहां से पढ़ना है। अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसा कि दोनों के बीच में अभी हमने डिस्कस किया कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था किसके बीच में, अलाइज और साथ में कौन थे, एक्सिस पावर्स। ठीक है, तो इस सेकेंड वर्ल्ड वार की शैडो में जर्मनी हैड वेज्ड ए जेनोसाइडल वार। जर्मनी ने तो जैसा कि हमने डिस्कस किया एक जेनोसाइडल वार यानी मास किलिंग जो है, जेनोसाइडल मास किलिंग जो है वो शुरू कर दी थी, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। और इस मास किलिंग में क्या हुआ था, कुछ चुनिंदा समूह जो थे मासूम लोगों के यूरोप के, उन्हीं को क्या किया गया, मास मर्डर यानी एक साथ मार दिया गया था। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड, जितने लोग मारे गए थे इस मास किलिंग में उनमें कितने थे, 6 मिलियन तो क्या थे, जूस थे। अब आप देखिए, फिर 2 मिलियन जिप्सीज, ठीक है, 1 मिलियन जो है वो पोलिश सिविलियंस, 70,000 जो है जर्मन्स थे। अब इसमें आप देखेंगे हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, जिन लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से क्या माना जाता था, डिसेबल्ड यानी अयोग्य, जैसे लंगड़े लूले हैं
या दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, हाथ पैर काम नहीं करते, वैसे लोगों को बिसाइड्स इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, साथ में जो राजनीतिक रूप से इसका विरोध कर रहे थे उन लोगों को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। यानी बहुत बड़ा एक मास किलिंग या मैसेकर जो है वो हिटलर ने किया, कहाँ, जर्मनी में। कब? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने को था, हुआ नहीं था, होने को था। Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz. अब देखिए, नाजी दल के लोग जो थे इन्होंने अकल्पनीय माध्यम जो है, अनप्रेसिडेंटेड यानी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तरीके अपनाए लोगों को मारने के, जिनमें गैसिंग देम इन ए वेरियस किलिंग सेंटर्स, विभिन्न किलिंग सेंटर जो थे वहाँ पर गैसों से, यानी गैस चैम्बर में लोगों को भर दिया और उस गैस से वो लोग सांस में तकलीफ लेने से मर गए। ठीक है, जैसे कि ऑस्विच में किया गया था। ठीक है, द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। और ये जो जघन्य अपराध, जो मानवता के विरुद्ध इन्होंने, ह्यूमैनिटी के विरुद्ध जो क्राइम किया था, इतने लोगों को मार दिया था। अब आप देख सकते हैं 1 मिलियन जूस है, 2 लाख जिप्सीज हैं, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस हैं, 70,000 जर्मन्स हैं। अब इतने लोगों को अगर एक साथ मारा जाएगा तो मारने वालों में जो नाजीवादी लोग जो थे उनको, उनमें से सिर्फ कितने लोगों को, मात्र 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। किसने सुनाई? इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल जो स्थापित की गई थी न्यूरेमबर्ग ने। न्यूरेमबर्ग में जो हमने देखी थी, कल की क्लास में डिस्कस किया था, उस न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 11 लोगों को ही मौत के घाट उतारा। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ। बहुत से अन्य लोग जो थे उनको क्या किया गया, उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई। द रिट्रीब्यूशन डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज। अब देखिए, रिट्रीब्यूशन डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वाज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रूटिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। अब असंतोष तो आना ही था, क्योंकि जो पनिशमेंट जो ट्रिब्यूनल ने दिया था नाजीज को, वो तो बहुत ही छोटा सा पनिशमेंट था, वाज फार शॉर्ट, क्योंकि उन्होंने जो ब्रूटलिटी की थी, जो क्रूएलिटी की थी, वो तो बहुत ज्यादा एक्सटेंट थी, यानी बहुत बड़ा जघन्य अपराध उन्होंने किया था। इतने बड़े अपराध के लिए तो बहुत छोटी सजा थी ये ट्रिब्यूनल की, तो कि सिर्फ 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई, बाकी सबको आजीवन कारावास दे दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ा? इन्होंने कितनी निर्मम हत्याएं की थी, सबको फांसी देनी चाहिए थी, तो जनता में असंतोष आना ही था। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. अब ये अलाइज जो है वो नहीं चाहते थे उतना बुरा बर्ताव करना, किसके साथ? एज हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी, की हारी हुई जर्मनी पर ये अलाइज जो है इतना बुरा बर्ताव करना नहीं चाहते थे जितना बुरा बर्ताव फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी ने किया था। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक्सिस पावर्स जो है वो जीते थे, और एक्सिस पावर्स जीते थे तो इन्होंने जो है इनके साथ बहुत ही हार्शली जो है बिहेव किया था, लेकिन फिर भी अलाइज जो है इनके साथ इतना हार्श बिहेवियर नहीं चाहते थे। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War. हर कोई जो है ये महसूस कर रहा था कि ये जो राइज ऑफ नाजी जर्मनी जो है ये एक बार फिर क्या कर लेगा, पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस, एक बार फिर जो जर्मन अनुभव जो है उसको ट्रेस कर लेगा इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। लेकिन एक्चुअल में वैसा हुआ नहीं, जो उम्मीद की थी वो उम्मीद पर ये नाजीवाद जो है वो खरा उतरा नहीं। तो व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, ये अनुभव था क्या जिस अनुभव पर ये खरा नहीं उतरा जर्मन यानी नाजी, तो उस को हम देखेंगे कि क्या था वो एक्सपीरियंस। देखिए, बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक,
कि किस तरीके से वीमर गणराज्य जो है उसकी उत्पत्ति होती है, बर्थ होती है। अब हम देखेंगे वापस जो है, जैसे कि हमने बात की थी कल कि हम फ्लैशबैक में पढ़ेंगे, तो हम एक बार फिर जो है फ्लैशबैक में चले जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पास चले जाते हैं। देखिए, जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स। जर्मनी जो है वो शुरुआत में कैसा था? एक पावरफुल एम्पायर था, शक्तिशाली साम्राज्य था। अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के शुरू में। fought the first world war alongside the Austrian Empire and against the Allies। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी ने 1914 से 18 के बीच में लड़ा और साथ में ऑस्ट्रियन साम्राज्य था किसके विरुद्ध? अलाइज के विरुद्ध, यानी ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने मिलकर अलाइज के विरुद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार किया था। और अलाइज में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे उस टाइम, यूएसए नहीं था। ऑल जॉइंड द वार एंथुसियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम ए क्विक विक्ट्री। और ये सब जो है युद्ध में बड़े जोश के साथ, एंथुसियास्टिकली जोश के साथ शामिल हुए थे। उम्मीद थी कि ये जल्दी ही जीत जाएंगे। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार वुड स्ट्रेच ऑन। उन्होंने बहुत कम ये महसूस किया था कि युद्ध जो है इतना फैल जाएगा। इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। और इस युद्ध की वजह से यूरोप के जो रिसोर्सेज जो थे जितने भी सारे खत्म हो गए थे, यानी बिल्कुल ड्रेन आउट हो गए थे। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी को शुरुआत में थोड़ा फायदा हुआ, क्यों? क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर अपना कब्जा कर लिया था। However, the Allies strengthened by the US entry in 1917। अब अलाइज बहुत कमजोर पड़े हुए थे उस टाइम, लेकिन क्यों? फ्रांस और बेल्जियम पर तो जर्मनी का कब्जा हो गया, लेकिन 1917 में यूएस जो है ये शामिल हो गया वर्ल्ड वार में। पहले नहीं था, पहले देखिए आप इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया ही थे, यूएस बाद में शामिल हुआ। और जैसे यूएस शामिल हो गया 1917 में, अलाइज जो है और मजबूत हो गए और वो जीत गए, डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। और इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो एक्सिस पावर्स जो है वो हार जाते हैं, यानी जर्मनी शुरू में जीतती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब यूएस शामिल हो जाता है तो जर्मनी और बाकी सेंट्रल पावर्स जिनको हम बोल रहे हैं या एक्सिस पावर, उस टाइम इनको सेंट्रल पावर्स बोल रहे थे, तो वो सेंट्रल पावर्स जो हैं वो और जर्मनी दोनों हार गए नवंबर 1918 में। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन जीत गए? अलाइज जीत गए। The defeat of Imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। अब देखिए, इस इंपीरियल जर्मनी की हार जो है और उसके बाद हार गया तो एब्डिकेशन हो गया किसका? एम्परर का। इससे अपॉर्चुनिटी मिल गई किसको? पार्लियामेंट्री पार्टीज को, संसदीय दल जो हैं उनको थोड़ा मौका मिल गया एक बार फिर से जर्मनी की राजनीति जो है उसको रिकास्ट करने के लिए, दोबारा शुरू करने के लिए। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure। अब एम्परर जो है उसका तो एब्डिकेशन हो ही गया था, हटा ही दिया था उसको। तो अब ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी जो थी इनको मौका मिला, तो एक नेशनल असेंबली जो है यानी राष्ट्रीय सभा जो है वो हुई कहाँ? वीमर में। और वहां पर उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जनतांत्रिक संविधान जो है वो स्थापित किया, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यानी पावर्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और फिर जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश कर दिया गया। डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिचस्टैग। डेप्यूटी जो थे, मिनिस्टर्स जो थे, अब उनको जर्मन पार्लियामेंट के लिए चुन लिया गया था। जर्मन पार्लियामेंट को रिचस्टैग भी कहा गया।
ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वीमेन। और अब जो है किससे चुनी गई सरकार? यूनिवर्सल वोट कास्टिंग से, जिसमें सभी एडल्ट्स जिनमें महिलाएं भी शामिल थी यानी सबने वोट डाला और फिर जो है डेप्यूटी जो है वो इलेक्ट किए गए और जर्मन पार्लियामेंट बनाया गया। This republic, however, was not received well by its own people largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. अब देखिए जर्मनी जो है इसको रिपब्लिक बना तो दिया, लेकिन ये रिपब्लिक ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया, यानी गणराज्य ये लगातार लंबे समय तक बना नहीं रह पाया। However was not received well, ये ठीक तरीके से जो है रिसीव नहीं हुआ, इसके स्वयं के लोगों ने इसको सही से रिसीव नहीं किया। क्यों नहीं किया? Because of the terms it was forced, क्योंकि कुछ कंडीशंस या टर्म्स जो है इस पर थोपी गई थी। किस पर? जर्मनी पर। किसने? अलाइज ने थोपी थी। टू एक्सेप्ट, स्वीकार करनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो हारे हुए कंट्री को तो जीते हुए कंट्रीज की बात तो माननी पड़ेगी। इस वजह से इसके ऊपर फोर्सिबली जो है वो डाली गई थी, जिनको इनको एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। द पीस ट्रीटी, और हारने की वजह से जो पीस ट्रीटी जो हुई थी, शांति संधि या शांति वार्ता जो हुई थी, कहाँ हुई? वर्सेलीज में। विद द अलाइज वाज ए हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। और वर्सेलीज की जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, वर्सेलीज की जो ट्रीटी हुई थी ये बहुत ही हार्श थी, यानी खराब थी और ह्यूमिलिएटिंग थी और बेइज्जती भरी भी थी। किसके लिए? जर्मनी के लिए। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, और इस ट्रीटी से क्या हुआ? जो ओवरसीज कॉलोनी जो थी जर्मनी की वो सारी उससे छीन ली गई। ए 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और जर्मनी की 10वें हिस्से की जनसंख्या जो है वो ओवरसीज कॉलोनीज में थी, वो उससे छीन लिए गए। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 13% इसके जो टेरिटरी थी वो भी उससे छीन लिए गए। 75% ऑफ इट्स आयरन, और जर्मनी के जो आयरन डिपॉजिट्स थे उनका 75% जो है वो भी इनसे ले लिया गया। 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, और इसका जो कोयला स्टोरेज जो था, कोल स्टोरेज जो था, उसका भी 26% जो है वो फ्रांस को दे दिया गया, पोलैंड को दे दिया गया, डेनमार्क और लिथुआनिया को दे दिया गया। द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अब ये अलाइड पावर्स जो थी उन्होंने जर्मनी की जो मिलिट्री जो थी उसको डीमिलिटराइज कर दिया, यानी कम कर दिया, जिससे इसकी जो है पावर और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। जर्मनी जो है और कमज़ोर पड़ गया। The war guilt clause held Germany responsible for the war and damages the allied countries suffered। और वार गिल्ट क्लास जो है जो जर्मनी में हुई, तो युद्ध का जो गिल्ट होता है यानी दोषारोपण जो है वो सारा किस पर डाला गया? जर्मनी पर डाला गया कि अलाइड कंट्रीज जो हैं उन्होंने जो भी परेशानियां झेली हैं उनका कारण कौन है? जर्मनी है, तो भुगतना भी किसको पड़ेगा? जर्मनी को ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जर्मनी जो है उसके साथ बहुत ही भयंकर वाली जो है ट्रीटी की गई। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड्स। अब आप देखेंगे कि जर्मनी जो है उसको मजबूर किया गया कि वो कंपनसेशन देगा, लगभग कितना? 6 बिलियन पाउंड्स जो है वो कंपनसेशन देगा। द बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s। और जो ये अलाइड आर्मी जो थी इन्होंने जर्मनी का जो राइनलैंड वाला हिस्सा जो था जिस पर फ्रांस की नज़र थी पहले से ही, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो 1920s में जर्मनी से छीन लिया, जिसमें रिसोर्सेज बहुत थे राइनलैंड में।
Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. अब जर्मन्स जो थे, बहुत सारे जर्मन लोग जो थे, उन्होंने ये माना कि ये जो वीमर में रिपब्लिक बनाई गई थी यही जिम्मेदार है इस हालत के लिए, इस हार के लिए भी, और वर्सेलीज में जो डिस्ग्रेस हुआ, अपमान हुआ, उसके लिए भी ये वीमर रिपब्लिक ही जिम्मेदार है। तो ये उन जर्मन्स ने माना, और जो जर्मन्स मानने वाले थे उन्हीं में से एक हिटलर भी था। तो अब हम देखेंगे द इफेक्ट्स ऑफ द वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ इसके प्रभाव जो है किस देश पर कैसे पड़े, जर्मनी पर क्या पड़ा, दूसरे देशों पर इसका क्या पड़ा, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में यानी कल की क्लास में। आज हमने देखा कि किस तरीके से वीमर रिपब्लिक बना और किस तरीके से वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी जो है वो हारा और उसको कैसी वर्सेलीज की ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो है वो फोर्सिबली एक्सेप्ट करनी पड़ी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।